तो अपन स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? According to law of conservation of energy, energy cannot be created, cannot be destroyed. It is only transferred from one form to another form. जो एनर्जी है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे बताए थे। जैसे इस वक्त यदि मैं बोलूं आपको, यदि आप लोग देखते हैं रेन हो रही है, वाटर जो है वो हाइट से नीचे आ रहा है, तो एक्चुअली में वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो बच्चों यदि हम इसको यदि बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होता है। अब इस चीज का आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है। तो मान लीजिए सपोज तो ये जो बॉडी है वो यहां पर है और यहां से हमने जब ड्रॉप किया है तो वो बी पर आई है और फिर बाद में फाइनली ग्राउंड पर आ गई। तो जो बॉडी है यदि हम उसके लिए बात करें कि मान लीजिए सपोज वो बॉडी ग्राउंड से h हाइट पर है, यहां से h हाइट पर है, और जब हमने ड्रॉप किया है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो ये हो जाएगा h माइनस x। तो अगर यहां से पर यहां पर आई तो सपोज वेलोसिटी v1 और जब यहां पर आ गई है तो फाइनल वेलोसिटी v2। तो यदि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें और यदि हम बात करते हैं एट ए पॉइंट, यदि मैं आपसे बोलूं कि ए पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अपन ने पिछला देखा है वीडियो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। तो उस बेसिस पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है एट ए पॉइंट UA इज इक्वल टू mgh, क्योंकि अर्थ से h हाइट पर है लेकिन यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, वेलोसिटी 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं टोटल एनर्जी एट ए, तो आपको क्लियर है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है? mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगी एट ए वो होनी चाहिए mgh, ये होनी चाहिए टोटल एनर्जी। अब मान लीजिए बॉडी जो है वो अपने ड्रॉप की है और ए से बी पर पहुंच गई है, यहां से यहां पर। तो फॉर एबी मोशन के लिए कैलकुलेशन करो तो आपको मालूम है वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, डेफिनेटली इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं और हमको मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो वो होना चाहिए v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा इक्वेशन मैंने अप्लाई किया है? थर्ड।
V square is equal to of U square plus 2as। तो यहाँ पर U इनिशियल वेलोसिटी 0, V पर फाइनल वेलोसिटी V1, तो V की जगह V1 स्क्वायर U 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू। अब बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है, मतलब उसके ऊपर क्या वर्क करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो a की जगह क्या जाएगा g, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया x। तो इसका मतलब ये हुआ कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ये हमने b पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड कर ली है, फाइनल वेलोसिटी एट b पॉइंट। अब यदि मैं आपको पूछूं कि इस b पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ m इनटू v1 स्क्वायर, क्योंकि b पर जाकर वेलोसिटी क्या हो गई है v1, तो क्या बोलोगे हाफ m इनटू v1 स्क्वायर। लेकिन v1 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, वो कितनी आई 2gx। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ m इनटू v1 स्क्वायर मींस 2gx, 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू mgx। ये काइनेटिक एनर्जी आई है एट b। अब बच्चों जब काइनेटिक एनर्जी अपन को b पॉइंट पे पता चल गया है, तो इसे b पर हम पोटेंशियल एनर्जी बोले। तो हमको मालूम है जो बॉडी है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है h माइनस x, और इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट b ub इज इक्वल टू mg इनटू डेफिनेटली ये हाइट, और ये हाइट है h माइनस x। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट b, टोटल एनर्जी एट b, तो टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b। टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mg h minus x प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx। इसका मतलब टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू mg कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा h माइनस x प्लस x, तो माइनस x प्लस x कैंसिल, तो ये जाएगा टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू mgh। इस तरीके से हमने, जैसे a पर पोटेंशियल एनर्जी पता थी, काइनेटिक एनर्जी पता थी, टोटल एनर्जी, इसी तरीके से हमने b पॉइंट पर पता किया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे, तो उससे अपने को प्रूव कर देंगे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसा मैंने बी पॉइंट पे बताया, तो सेम हम सी पॉइंट पर देखें, क्योंकि बॉडी जब ए से सी पर आ रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमको मालूम है एट सी ये हमने बोला था एट बी। तो बी का मतलब तो ग्राउंड हो गया ना, और ग्राउंड पर हाइट कितनी हो जाएगी ग्राउंड से 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब पूरा एसी मोशन देखिए, एसी मोशन, तो एसी मोशन के लिए क्या बोलेंगे, फॉर एसी मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v मतलब v2,
भाई पूरा ए से लेके सी तक, तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सी पर फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो v की जगह v2 स्क्वायर, u की जगह 0 प्लस 2, a की जगह रहेगा g और s की जगह जाएगा पूरा h। तो इस तरीके से v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। जब ये v2 स्क्वायर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट c यहां पर इज इक्वल टू हाफ m इंटू v2 स्क्वायर, हाफ m इंटू v2 स्क्वायर। अब आपको v2 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, v2 स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी एट c इज इक्वल टू हाफ m इंटू v2 स्क्वायर में आएगा 2gh, तो जाएगा 2gh, 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी एट c mgh, ठीक है। तो अब यदि अपन टोटल एनर्जी की बात करें तो अब पूरा अपन डिस्कशन कर सकते हैं। जो सी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है 0, जबकि वही जो सी पॉइंट ग्राउंड पर जो पॉइंट है उसको हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला तो वो आ रहा है आपका mgh। यदि मैं इसी सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी के लिए बात करूं तो टोटल एनर्जी एट सी तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब आपको पता है टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों 0, ये 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी mgh, इसका मतलब टोटल एनर्जी हमने देखा सी पॉइंट पर भी कितना हो गया mgh। अब ये जितना भी हमने कैलकुलेशन किया है इसके बेसिस पर यदि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझना चाहो तो आपके लिए बहुत 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 आसान हो गया बस, लेकिन इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी मुझे और उस टेबल के बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। पर उसमें आप लोग देखिए, ध्यान रखिए, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh मैंने लिखवाया है, काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पर कितनी है 0 और टोटल एनर्जी देखिए mgh। तो इस तरीके से मैं यदि वैल्यूज लिखूं तो वो वैल्यूज आप उनको ध्यान दें तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाना आसान हो जाएगा इन वैल्यूज के बेसिस पर। तो देखिए बच्चों, यदि मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिए, फर्स्ट कॉलम में पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। चलिए ठीक, अब ए पॉइंट पर यहाँ पर हम बोलते हैं सपोज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर ले लें नेक्स्ट कॉलम में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और लास्ट कॉलम में मान लीजिए हमने लिखा है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो जो ए था वहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था बच्चों mgh, और ए पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और टोटल एनर्जी मतलब इन दोनों का समीशन वो भी mgh था। फिर जब बॉडी ए से बी पर आई तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh माइनस x, वो आपने वहां पर सॉल्व किया है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी mgx, फिर टोटल एनर्जी, तो जब दोनों का समीशन किया तो mgh आई थी। फिर जब बॉडी ए से सी पर पहुंच गई
तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh आई थी और टोटल एनर्जी जो थी वो भी mgh। ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया था। और यदि आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है हर पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर, तीनों पर टोटल एनर्जी देखिए आप mgh 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 कांस्टेंट है। लेकिन जब बॉडी ए से बी पर आई तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी हो गई, mgh से यहाँ कितनी हो गई है, कम हो गई है। यदि अंदर मल्टीप्लाई करते तो जाएगा mgh माइनस mgx, मतलब mgh में से कितनी कम हो गई है, mgx। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है आप देखिए उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। 0 से कितनी हो गई, mgx, मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है जो डिक्रीज हुई है वो गई कहां, वो कन्वर्ट हो गई है इसमें, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन टोटल एनर्जी कैसे मेंटेन है, कांस्टेंट, ये दिख रहा है। और जब बॉडी ए से पूरी ग्राउंड पर पहुंच गई तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो खत्म हो गई, mgh की जगह 0 हो गई। कहां गई, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी। देखो ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी और यहाँ पर कितनी है, mgh। मतलब एकदम क्लियर दिखता है आपको, इस टेबल से एकदम प्रूफ होता है कि यदि हम किसी बॉडी को, या फिर ये कह लीजिए कि हमेशा हम लोग ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। केवल इसको अपन चेंज होती है ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जैसे अपन ने यहां बात की है, अब नेक्स्ट टॉपिक में तुम लोगों को बताना चाहता हूं मोशन ऑफ स्प्रिंग। ध्यान दे मेरी बात को, मैंने स्प्रिंग बोला है, स्प्रिंग नहीं बोला है, पी नॉट टी। तो यदि आप लोग यहां पर ध्यान दें तो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग से रिलेटेड थोड़ा डिफरेंट है। देखो यदि यहां पर ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग में भी आप किसी एक एंड को रिजिड एंड से कनेक्ट कर दें और दूसरे एंड के ऊपर फोर्स लगाए या वेट सस्पेंड कर दें, तो आपको मालूम है स्प्रिंग में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग खींचेगा। मान लीजिए आप कितना खींच रहे हैं उसको, वाई। ये जो वाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। F, it is directly proportional to y, but in opposite direction. देखो आप यदि स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों साथ ही साथ स्प्रिंग की एक खासियत होती है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स प्रोड्यूस जाता है सेम मैग्नीट्यूड का। यदि आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया डाउनवर्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स 2 न्यूटन का प्रोड्यूस हो जाता है। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यदि 3 न्यूटन आप लगाएंगे तो इसमें 3 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। करते भी हो आप लोगों ने बचपन में भी खेल भी किया है, रबर बैंड को देखा, रबर बैंड की स्प्रिंग के केस मान लीजिए, तो अपने फ्रेंड को क्या करते हो, रबर बैंड का एक एंड पकड़ा देते हो, दूसरे एंड से आप पकड़कर खींचते हो और उसको बोलते हो और खींच और खींच और खींच। अब यदि उसको आइडिया नहीं है तो जब ज्यादा खिंच जाता है तो उसके बाद आप छोड़ देते हो झटके से, तो उसको चोट लग जाती है। और यदि दोस्त सयाना हुआ, उसको पता है, तो वो खींचने के बाद वो छोड़ देता तो आपको चोट लग जाती है, वो हंसने लगता है।
तो वो वापस जो आपका रबर बैंड वापस बैक आया है, वो डेफिनेटली आपने तो उसको जब खींचा था तो आपने फोर्स लगाया था, पर आप लगा रहे थे फोर्स जिस डायरेक्शन में, सेम फोर्स उसमें प्रोड्यूस हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही आपने छोड़ा तो उसी फोर्स के कारण वो अपना ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर रहा है। ये प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा है। इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जिस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पर पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई के। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड, उतना अधिक फोर्स उसमें प्रोड्यूस जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस का मतलब वही है, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि हम इसको इक्वल करते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं k इंटू आई, k से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो k है, इस k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ये टर्म जो है वो आप लोगों ने सुनी है, जिनने सीरियसली पढ़ा है। तो डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर में जब शुरू में फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले आपने डिराइव किए थे, उस वक्त ये टर्म आई थी स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। तो ये k जो है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस साइन केवल अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, y के अपोजिट। यदि स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, खींचेंगे तो फिर उसके अपोजिट होगा। तो k इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। यदि हम माइनस साइन को इग्नोर कर दें, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, तो इस बेसिस पर जो है आप स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। आप डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन करने के लिए कभी भी डेफिनेशन देना तो डिनोमिनेटर को 1 कर दो। इफ y is equal to 1 then k is equal to f। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, उस फोर्स के इक्वल होता है जो बॉडी में यूनिट डिफॉर्मेशन कर दे। The spring constant of a spring is equal to that amount of force which is required for its unit deformation। तो इसका मतलब हम यहां पर बता सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जब बच्चों आप लोग आगे रहेगा तो ये दो लाइन जो रहती है उसमें अपना डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला तो मिल गया तुमको। एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यदि मैं पूछूं आपसे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। अब आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपको मालूम है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mnt-2 मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप लोग देख चुके हैं बहुत। y दिए n, l कैंसिल, तो k इज इक्वल टू m l0t-2। फिर यदि यूनिट्स की बात करें तो इन सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी डाइन्स पर सेंटीमीटर, डाइन्स पर सेंटीमीटर। और एसआई सिस्टम में होगी बच्चों न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे यदि मैं बोलूं आपसे सॉफ्ट स्प्रिंग, उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सपोज k1, और हार्ड स्प्रिंग उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k2। तो k1 ग्रेटर होगा या k2 ग्रेटर होगा, k1 इज ग्रेटर देन k2 और k2 इज ग्रेटर देन k1। इस बात को हमको समझना होगा। ध्यान रखो, हमेशा जो हार्ड स्प्रिंग्स होते हैं उनके लिए k की वैल्यू हाई रहती है,
क्योंकि देखो K इज इक्वल टू F अपॉन Y, यदि सॉफ्ट स्प्रिंग है और हार्ड स्प्रिंग है और दोनों को आप सेम डिस्प्लेस करना चाहते हो Y, यदि ये मान लीजिए सपोज सॉफ्ट स्प्रिंग है और इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ठीक है, सॉफ्ट स्प्रिंग उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सपोज K1 और जो हार्ड स्प्रिंग है उसके लिए K2, हार्ड स्प्रिंग। दोनों के लिए Y सेम हम लोग बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आपको मालूम है हार्ड स्प्रिंग में भी आप जितना डिस्प्लेसमेंट सॉफ्ट में करना चाहते हो उतना हार्ड में, तो हार्ड में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या इसका उल्टा भी डिफरेंट भी बात कर सकते हो, पर चलो ठीक है ये हो गया। तो इसका मतलब अपन सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए बोल के F1 इज इक्वल टू K1 into Y और हार्ड के लिए क्या बोलोगे F2 इज इक्वल टू K2 into Y। फोर्स अलग अलग रहेगा। अब यदि डिवाइड कर दो इनको F1 by F2 तो आएगा K1 by K2, क्योंकि Y कैंसिल हो जाएंगे, तो F1 by F2 इज इक्वल टू K1 by K2 और हमको मालूम है F1 ग्रेटर रहेगा F2 से। सॉफ्ट स्प्रिंग में थोड़े से फोर्स से उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन हार्ड स्प्रिंग में सेम डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब F1 ग्रेटर होगा F2 से, तो राइट हैंड साइड में भी K1 ग्रेटर होगा K2 से। इसीलिए यहां कुछ गड़बड़ी कर दी बच्चों, मैंने अपोजिट कर दिया है। ये हार्ड स्प्रिंग हो गया, वन जो लिया है वो हार्ड स्प्रिंग के लिए और ये होना चाहिए सॉफ्ट के लिए। तो सॉफ्ट स्प्रिंग में अपन दोनों पर यदि हम सेम डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो हार्ड स्प्रिंग में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। F1 की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, F2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब F1 ग्रेटर है F2 से, तो राइट हैंड साइड में K1 ग्रेटर होगा K2 से। अच्छा, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूं। यहाँ पर बहुत आसान है मेरे लिए समझाना। मान लीजिए हार्ड स्प्रिंग है, सॉफ्ट है, दोनों सेम लेंथ के हैं और आपने क्या किया है, दोनों पर इक्वल फोर्स लगाया 10 न्यूटन 10 न्यूटन। प्रैक्टिकली आपको मालूम है जो हार्ड स्प्रिंग है उसमें कम एक्सटेंशन होगा, जबकि सॉफ्ट स्प्रिंग में उतने ही फोर्स से ज्यादा एक्सटेंशन होगा। दोनों पर सेम फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स, तो जो सॉफ्ट स्प्रिंग है वो ज्यादा खिंच जाएगा और हार्ड स्प्रिंग जो है वो कम खींचेगा। मतलब हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू K1 into Y1 और F इज इक्वल टू K2 into Y2। 1 हमने यूज किया है हार्ड स्प्रिंग के लिए और 2 यूज किया हमने सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए, और दोनों का फोर्स इक्वल है। तो आपको क्लियर है, इसका मतलब K1 Y1 इज इक्वल टू K2 Y2 या K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू Y2 अपॉन Y1। और आपको मालूम है Y2 ज्यादा होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग में ज्यादा। तो सिंस Y2 इज ग्रेटर देन Y1, देयरफॉर राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा K1 इज ग्रेटर देन K2। इसीलिए हमेशा जो हार्ड स्प्रिंग्स होते हैं उनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। तो ये बच्चों आपको समझाना चाहिए था मुझे, मैंने बताया। बाकी अपन देखते हैं